आप देख रहे हैं मोबाइल रिपेयर गुरुजी, मोबाइल रिपेयरिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। दोस्तों कभी-कभी एक छोटी सी समस्या भी किसी के गलत काम की वजह से बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है। ये फ़ोन भी एक सिंपल फॉल्ट के साथ आया था, लेकिन पहले टेक्नीशियन ने गलत तरीके से काम करके हर जगह खराबी कर दी। जब मैंने माइक्रोस्कोप में देखा तो साफ समझ आ गया कि मदरबोर्ड कितना बुरी तरह डैमेज हो चुका है। ट्रैक्स कट थे, शॉर्ट्स क्रिएट किए गए थे और कंपोनेंट्स गलत तरीके से रिमूव किए गए थे। एक-एक जगह को ध्यान से चेक करके मैंने सारी गलतियां स्टेप बाय स्टेप सही की। आखिरकार सारे फॉल्ट्स क्लियर करने के बाद फोन ऑन हुआ और उस पल की जो सेटिस्फैक्शन थी वो शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये वीडियो एक जबरदस्त उदाहरण है कि रिपेयरिंग सिर्फ टूल्स का काम नहीं है, बल्कि पेशेंस और नॉलेज का भी टेस्ट है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको रियल रिपेयरिंग का असली अनुभव मिल सके। और अगर ये जर्नी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि आपको ऐसे ही रियल रिपेयरिंग केस सबसे पहले मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मोबाइल रिपेयर गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे पास वीवो Y35 5G फ़ोन है, जो कि किसी और टेक्नीशियन के पास में जाने के बाद में एक छोटा सा फॉल्ट था, वो भी बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा ही ख़राब कर दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो मैंने निकाला, मतलब आधा तो ये इनर निकला हुआ था, तो मैं पूरा निकाला तो इसका भी ट्रैक निकल गया है। तो इसको मैं लास्ट में जोड़ दूँगा, वो पार्ट वीडियो में नहीं है, बस यहाँ पे पास में ही जंपर करना है। तो आगे आपको देखना है कि ये फ़ोन की कंडीशन तो आप देख चुके हो, हर जगह से बिगड़ा हुआ है। इसके जो कंपोनेंट भी इधर उधर हो गए हैं, कुछ कंपोनेंट नहीं है, जैसे कि चार्जिंग आईसी के पास में कॉइल नहीं है, और भी आपने बहुत देखा होगा कुछ ईएमएमसी के पास में बहुत सारे बॉल्स बाहर आ गए हैं, यानी कि उसके ऊपर ओवर हीटिंग किया गया है। तो अगर आप फिजिकल कंडीशन देखो तो ये बिल्कुल भी स्क्रैप हो चुका है फ़ोन, और कोई भी टेक्नीशियन इसको अपने हाथ में लेके अपना टाइम ख़राब नहीं करना चाहेगा। लेकिन हमने इस वीडियो में आपको दिखाया है कि पेशेंस रखा जाए और स्टेप बाय स्टेप अगर रिपेयर किया जाए तो ऐसे फ़ोन भी ऑन हो सकते हैं जिनकी कोई उम्मीद ना बची हो। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, आपको नॉलेज भी मिलेगी। तो आपको वीडियो पूरा कम्प्लीटली देखना है, और जो जो मेन पार्ट होंगे, जो टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होंगे, जो रिकॉर्डिंग या उनको सबको मैं फास्ट कर दूंगा, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। बस आपको फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देखना है। फिर भी अगर आपको स्किप करने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आप कोई भी पार्ट इसका स्किप ना करें। यूट्यूब की जो सेटिंग होती है वहाँ से आप इसकी स्पीड अप कर लोगे तो भी टाइम थोड़ा बच जाएगा। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे रिपेयरिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं। फिजिकल कंडीशन आपने सब देख लिया। तो सबसे पहले इसमें हमने बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग चेक कर लिया, वी बस की लाइन पे शॉर्टिंग चेक कर लिया, और वीपीएच की लाइन पे शॉर्टिंग चेक कर लिया। तो वी बस की लाइन भी शॉर्ट थी, क्योंकि इस कैपेसिटर के पास से शोल्डर लगा हुआ, थोड़ा सा मेल्ट किया हुआ, वो मुझे दिख गया। तो सबसे पहले मैंने इसको क्लियर किया। इसको क्लियर करने के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बीपीएच की जो कॉइल लगती है चार्जिंग आईसी के पास में, वो कॉइल भी नहीं लगी हुई है। दूसरे टेक्नीशियन किस तरीके से काम करते हैं आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने ये लाइन को ठीक कर लिया है, जो शोल्डर बीच में फंसा हुआ था वो मैंने क्लियर कर दिया है, और एक बार मीटर से कंफर्म भी किया है कि वो लाइन क्लियर हो गई है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक कॉइल तो नहीं लगी हुई है, लेकिन वीपीएच फिर भी शॉर्ट है। तो हम इसको सबसे पहले तो एक कॉइल लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसके बिना रिपेयरिंग पूरा होगा ही नहीं। इस कॉइल के बिना तो फ़ोन ऑन होता है, ये फ़ोन इस कॉइल के बिना भी ऑन होता है, लेकिन चार्जिंग
में कोई भी करंट नहीं लेता और वो ऑटोमेटिक फॉल्ट भी आता है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ये कॉइल लगा लिया और इसके बाद में मैंने फ़ोन को चेक किया तो फ़ोन में अभी भी कोई बूटिंग नहीं लिया, चार्जिंग में भी कुछ नहीं लिया। तो इसका रीज़न ये है कि VPH अभी भी शॉर्ट है और जब तक VPH शॉर्ट रहेगा तब तक कोई हरकत नहीं होगी फ़ोन में, ना तो वो चार्जिंग में करंट लेगा, नहीं वो DC मशीन पे कोई करंट लेगा। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी कि जो पावर IC है उसके पास में एक कैपेसिटर टेढ़ा करके लगा हुआ है थोड़ा सा। तो इसको मुझे लगा कि ये शॉर्ट कैपेसिटर अलग से लगा दिया हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिसने भी काम किया है उसने जानबूझ के इस तरीके से कर दिया है लास्ट में कि अगर मेरे से ठीक नहीं हुआ है तो किसी और से भी ठीक होने लायक ना छोड़ो। तो हो सकता है कि ये कैपेसिटर भी उसने चेंज कर दिया हो। इससे पहले मैंने चार्जिंग की लाइन को चेक कर लिया, भी बस आ गया है यहाँ पे कंप्लीट 5.1 वोल्टेज आ रहा था, लेकिन VPH में कुछ भी नहीं आया। यानी कि VBus लाइन इनपुट होने के बाद में तुरंत ही बैटरी लगाओ या ना लगाओ, यहाँ पे VPH की सप्लाई बन जानी चाहिए। तो वो जब VBus की लाइन कम्प्लीटली IC में पहुँच रही है और VPH की लाइन आउट नहीं हो रही है तो देखा ये लाइन शॉर्ट आ रही है। तो जैसा मैंने पहले डाउट बताया आपको, स्टेप बाय स्टेप चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारी रिपेयरिंग एक साथ में करके और उसके बाद में हम सीधे कर दें, पैनल दिखा दें। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो ये मैंने देखा कि ये कैपेसिटर अलग से लगाया हुआ शायद लगता है, या तो अपनी जगह से हिला हुआ है। तो मैंने चेक किया कि कहीं इसके नीचे कोई जंपर लगा के शॉर्ट तो नहीं कर दिया है, या फिर ये शॉर्ट कैपेसिटर को अलग से लगा दिया हो। तो मैंने ये निकाल लिया है और इसके बाद में मैंने चेक किया कैपेसिटर को, तो कैपेसिटर तो ओके था और यहाँ पे शॉर्टिंग ऑलरेडी है, यानी कि बोर्ड में जो शॉर्टिंग थी वो एज इट इज है। तो ठीक है, ये कैपेसिटर तो कहीं हो गया, इसको बाद में लगा देंगे। मैं एंड में सारे कैपेसिटर भी लगाता हूँ, उसका भी सीन मैं रखता हूँ ताकि आपको पता चले कि दूसरे लोग करते हैं तो हम भी करें। अब मैंने देखा कि ये चार्जिंग IC के ऊपर काम किया हुआ है, तो ज़रा चार्जिंग IC लगा के देखें, निकाल के देखें। तो जैसे मैंने चार्जिंग का IC बाहर निकाला तो देखा यहाँ पे बॉल ही नहीं है अंदर, यानी कि किसी ने चार्जिंग IC तो निकाला और उसकी बॉल पूरे क्लियर करने के बाद में ऐसे ही रख दिया, क्योंकि उसका जो फॉल्ट था वो तो फॉल्ट सॉल्व हुआ नहीं। जो VPH की लाइन पे शॉर्टिंग थी वो शॉर्टिंग उसके पास से रिमूव नहीं हो पाई। तो उसने सोचा होगा कि चार्जिंग IC रिवॉल्व करने से फ़ायदा ही क्या होगा, ऐसे ही रख के दे दिया। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ना तो चार्जिंग IC में बॉल हैं ना ही बोर्ड पे बॉल हैं, यानी कि उसने जो है पूरा क्लियर तो किया दोनों चीज़ों को, लेकिन फिर ऐसे ही रख दिया। तो अब हम शॉर्टिंग चेक करने वाले हैं। शॉर्टिंग को चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो लाइन शॉर्ट है उस पर कोई अच्छा सा पॉइंट ढूंढ के वहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करी जाए, और वोल्टेज जैसे इंजेक्ट करेंगे तो हमको थोड़ा सा क्लू मिल जाएगा किस तरफ फीड हो रहा है। अगर नेचुरल शॉर्टिंग होगी तो, अगर आर्टिफिशियल शॉर्टिंग होगी तो नहीं पता चलेगा। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लाइट हुआ कि उस जगह पे हीटिंग हो रही है, माइक्रोस्कोप के कैमरे में उतना अच्छे से नहीं आ पाया, तो कैमरे में अच्छे से दिख सके उसका भी मैं इंतजाम करूँगा। आप वीडियो खाली आगे देखते रहो। तो सबसे पहले मैंने पेस्ट लगा के देखा, पेस्ट में भी कभी कभी बबल आ जाते हैं, लेकिन वो भी ठीक से नहीं पता चल रहा है। तो और भी अच्छा तरीका मैंने निकाला है। यहाँ पे जो रोजिन का थोड़ा सा हिस्सा तोड़ के मैंने यहाँ पे रोजिन को रख दिया है, और उसके बाद में आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे जाएगा कि ये शॉर्ट किस तरीके से। ये थोड़ा सा रोजिन मैंने यहाँ पर रख दिया, ये बहुत ही अच्छे से दिखाएगा आपको। और अब मैंने वोल्टेज इंजेक्ट किया तो देखो कितना अच्छे से पता चल रहा है कहाँ पे शॉर्ट है। तो ठीक है, इस कैपेसिटर को रिमूव करें। और एक्चुअल में इस फ़ोन में जो नेचुरल शॉर्ट था, जो नेचुरल फॉल्ट आया था वो यही था, बस इतना ही करना था। अगर कोई सही टेक्नीशियन काम करता तो अगर इस कैपेसिटर को हम रिमूव कर देते या कोई भी रिमूव कर देता तो ये फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो जाता, सब कुछ ठीक ही रहता। लेकिन
काम करने वाले ने तो बहुत ज़्यादा ही बेकार कर दिया है। ये आईसी रिवॉल्व नहीं किया, बहुत सारे ट्रैक्स तोड़े हुए हैं और लास्ट में सीपीयू और ईएमसी के ऊपर ओवर हीटिंग भी कर दिया है, जिससे कि कोई बनने का चांस ही ना रहे। अगर कोई उसकी मिस्टेक को सही कर दे तो ये जो वीवो का पेस्ट है, जो ग्लू है सीपीयू और ईएमसी के नीचे, वो थोड़ा हार्ड होता है करना, तो हर कोई उसकी हिम्मत ही नहीं कर सकता। जिसको अच्छे से काम आता है वही कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने देखो आईसी को मैंने क्लीन नहीं किया है। यहाँ पे ये आईसी ऑलरेडी क्लीन ही है, मतलब दूसरे टेक्नीशियन ने इसको क्लीन करके ही भेजा हुआ है। हम सीधे इसको रिबॉलिंग पे लगाएंगे और रिबॉलिंग करने के बाद में मुझे पता चला कि इसमें थोड़ा सा डस्ट वगैरह कुछ फंस गया था। तो देखो, मैं अपने ही काम से अगर सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं उसको हमको भी दोबारा करता हूँ। आप देख लेना वीडियो में। यहाँ पे मैं एक बार पीपीटी फिल करके इस सीन को मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है ताकि आपका टाइम बच सके। तो मैंने एक्चुअली में आईसी को पीसीबी से क्लीन नहीं किया था, तो इसके लिए थोड़ा सा डस्ट कुछ रह गया उसमें। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बॉल नहीं लगी है। थोड़ा सा मैं सही क्लियर करके दिखा देता हूँ। क्लियर करके मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये देखिए, एक बॉल नहीं लगी है। तो इस बॉल को लगाया पहले, और ये तरीका आपको देखने को भी मिल जाए, इसके लिए मैंने सीन कट नहीं किया है। ये अगर कोई एक बॉल नहीं लगती है, कोई डस्ट रह जाती है अगर, तो जो बॉल नहीं लगी है उसको हम इजी तरीके से कैसे बाद में लगा सकते हैं। तो स्टेंसिल में से हमने ले लिया है बॉल और इसको फ्रीजर से पकड़ के रखना है। और यहाँ पे एक और बॉल भी थी, उसको मैंने हटा लिया है। हीट लगाने से पहले ही हटाना जरूरी है, क्योंकि वो किसी न किसी के साथ मिक्स हो जाएगी। और आपने देख लिया किस तरीके से इसको किया जाता है। लेकिन जब मैं आईसी को लगाने वाला था तो लगा कि कुछ बॉल छोटे बड़े या डाउटफुल लगे रहता है। तो फिर ये देखिए, क्लीनिंग करके कंप्लीट ही दिख रही है ऐसे तो, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा डाउट। तो जैसे मैं बोर्ड पे लेके गया और उसके बाद में मैंने आईसी को टेढ़ा करके देखा, तो मुझे लगा कि कुछ बॉल छोटे बड़े शायद हो सकते हैं। तो एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए फिर से बोल यहाँ पर मुझे डाउट हो गया कुछ छोटी है बॉल। तो मैंने ये आईसी को उठा लिया है और इसको मैं वापस से रिवॉल्व करके लगाता हूँ। ये देखिए, फिर से मैंने रिवॉल्विंग किया है और अब की बार अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि लास्ट टाइम हमने ना तो क्लीन किया था अच्छे से आईसी को, और एक्चुअली में जब फ़ोन ज़्यादा बिगाड़ा हुआ होता है तो हमारा भी पेशेंस थोड़ा गड़बड़ कर जाता है। तो हम कोई सोचते हैं कि कुछ स्टेप अगर शॉर्टकट मार लें, लेकिन काम शॉर्टकट से होते ही नहीं है कभी भी। ये ध्यान रखना चाहिए आपको। जो काम को मेहनत लगने वाली है उसको मेहनत से ही करना पड़ेगा। तो देखिए, अब की बार में आईसी ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि कम्प्लीटली रिवॉल्व हो गई है। कंप्लीट रिवॉल्विंग कर लिया। इसके बाद में थोड़ा क्लीन करके और इसको लगाते हैं बोर्ड में, और उसके बाद में देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे डायरेक्शन देखना ज़रूरी है। मुझे इसकी डायरेक्शन पता है ऑलरेडी, तो मैंने रख लिया। बाकी अगर आपको ना पता हो तो काम करने से पहले, आईसी निकालने से पहले उसको डायरेक्शन को एक बार फ़ोटो खींच के रखना है, या तो नोट करके, या तो बोर्ड पे कोई भी मार्क लगा के उसको रख लेना है, ताकि ऐसी मिस्टेक ना होगा। तो ठीक है, ये आईसी को लगा लिया। इसके बाद में अब दो काम हो गए हमारे, एक तो तीन काम हो गए एक्चुअल में।
एक तो वी बस की लाइन पे जो शॉर्ट था सबसे पहले वो क्लियर किया, उसके बाद में वीपीएच की लाइन पे जो शॉर्ट था वो क्लियर कर लिया, और कॉइल भी लगा लिया है जो बैटरी चार्जिंग के लिए काम आता है, ये वाला कॉइल भी हमने लगा लिया है। अब देख लेते हैं कि ये जो कि आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा ईएमएमसी के पास से बॉल बाहर हैं, मुझे पता था कि चालू होगा या नहीं, वो तो कंफ्यूजन है, सस्पेंस है इस बात में, लेकिन ये फ़ोन फिर भी हम चेक करते हैं कि शायद कम हुआ हो कुछ डैमेज, ऊपर से दिख रहा है लेकिन अंदर क्या है वो तो नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे चार्जिंग में लगाने के बाद में हमने चेक कर लिया कि सारे वोल्टेज ओके हो गए, और जो पावर आईसी है वो आउटपुट निकाल रही है, यानी कि पावर का सेक्शन तो ओके हो गया, और जो मैं बता रहा हूँ कि वोल्टेज जो पावर से आउट हो रहे हैं वो स्टेबल भी हो गए हैं, यानी वो स्टेबल तभी होंगे जब सीपीयू की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि कभी हमें सीपीयू छेड़ने से पहले एक बार देखते हैं कि ईएमएमसी के पास में जो बॉल्स बाहर निकले हुए हैं, तो इसका मतलब ईएमएमसी को ओवर हीटिंग किया गया है। तो पहले ईएमएमसी निकाल के देखेंगे, अगर बनता है तो ठीक है, और अगर नहीं बनता है या फिर कुछ प्रॉब्लम रहती है तो फिर बाद में सीपीयू का नंबर लेंगे, क्योंकि सीपीयू की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है ये हमको पता हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, ऐसा नहीं है कि पूरा कंप्लीट है, ये चेक नहीं हो सकता इस तरीके से बंद फ़ोन में हम पूरा कंप्लीट है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जब बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो जाती है, जो उसको बेसिक वोल्टेज मिलने चाहिए वो सारे मिलने के बाद में, जो क्लॉक मिलनी चाहिए वो क्लॉक मिलने के बाद में सीपीयू जो है पावर होल्ड करने का सिग्नल देता है पावर आईसी को, और उसके बाद में पावर होल्ड होती है, अदरवाइज तो पावर फ्लक्चुएट करती रहती है, पावर के वोल्टेज होंगे आउटपुट के वो कम ज़्यादा होते रहेंगे, यानी कि वो रीस्टार्ट मारती रहेगी बार बार, स्टेबल नहीं होंगे कभी। तो ठीक है, अभी हमने क्या किया है कि यूएफएस का साइड का ग्लू कटिंग कर लिया, और यहाँ से हम देखते हैं कि किस तरफ से हम स्क्रैपर इसमें डाल सकें, तो उसके लिए ही ट्राई कर रहा था। तो यहाँ पे दिखा एक कंपोनेंट और टूटा हुआ है जो कि निकल गया था अपनी जगह से, तो इसको मैंने लगा दिया है वहाँ पे, यहाँ पे ये होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि स्क्रैपर किधर से डाला जाए, तो सबसे सूटेबल जगह मुझे कहाँ पे लगती है वो देखता हूँ। एक्चुअल में जगह तो कहीं पे भी नहीं है, तो बनानी पड़ेगी। तो एक कैपेसिटर को मैं रिमूव कर ले रहा हूँ, ये मैंने रिमूव कर लिया, और इसको जो सील्ड का शोल्डर रहता है ना वहाँ पे चिपका देंगे ताकि ये कहीं जाए नहीं, बाद में लगा भी सकें। वैसे तो जिस लाइन पे मल्टीपल कैपेसिटर हों उस लाइन पे अगर एक कैपेसिटर नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, चल जाता है काम, लेकिन मैं लगा देता हूँ क्योंकि कंपनी लगाती है, तो उसका रीज़न होता है कि आईसी के जस्ट पास में लगाने से ही कैपेसिटर का फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं कि लाइन में कहीं पे भी लगा दिया तो कैपेसिटर वो बेनिफिट दे सकेगा उसको। जो पावर फ्लक्चुएशन को वो कम करता है, वोल्टेज को स्टेबल करने में हेल्प करता है, वो तभी कर पाता है जब आईसी के पास में लगा होगा। तो आपने देखा होगा सारी आईसीयों के पास में जो कैपेसिटर लगे होते हैं तो उनके पास में ही लगाना जरूरी है। तो ठीक है, ये वाइट ग्लू है, इसका थोड़ा हार्ड होता है, अगर आप अच्छे से सीख सकते हो तो उसके बाद में सीखने के बाद में ये आप क्लियरली कर सकोगे। सबसे पहले तो आपको काम सीखना है वो नॉन पेस्टेड आईसी पे सीखना है, पेस्टेड आईसी पे बाद में करना चालू करना। यहाँ पे ग्लू कैसे रिमूव करना है, कैसे हीट करना है, और शोल्डर को किस तरीके से चलाना है, मैं सारी डिटेल पहले वीडियो में दे चुका हूँ, तो ये वीडियो को थोड़ा फास्ट रखने के लिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है। वैसे फिर से रिपीट कर देता हूँ थोड़ी चीज़ें कि शोल्डर का टेम्परेचर थोड़ा सा कम रखना है, और उसको अच्छे से इधर उधर घुमाते रहोगे तो जो ग्लू है वो हीट होने के बाद में थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। यही इसका वो है सीक्रेट, अगर आप डायरेक्टली अगर उसको निकालने जाओगे तो नहीं निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा शोल्डर से आप घुमाते घुमाते उसको जब हीट कर लोगे थोड़ा सा, तो उसके बाद में थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो थोड़ा देर वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। आप ये नहीं कि लगाते ही शोल्डर लगाया और तुरंत निकल जाए, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो ट्रैक डैमेज होंगे ही। आपने इसमें देखा होगा कि जो भी बॉल निकले हैं वो एनसी बॉल होंगे,
जितने भी काम के ट्रैक हैं वो कोई भी डैमेज हुआ नहीं है। तो जो ग्लू है वो थोड़ा गंदा लगता है, उसको क्लीन करना है। तो पहले फ्लक्स लगाना है और अब हम इसको डिसोल्डर वायर की हेल्प से एक बार क्लीन करेंगे, ताकि जो भी बेल हैं नीचे वो सारी फ्लैट हो जाएं एक बार, ताकि हम जब नई तो नहीं, जब हम आईसी को फिक्स करें तो वो कम्प्लीटली लग सके। तो ठीक है, यहाँ पे मेरा स्टोरेज फुल हो गया था कंप्यूटर में, तो थोड़ा सा सीन कट हुआ, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, कुछ 1-2 मिनट का हुआ। वो मैंने बोर्ड पूरा अच्छे से क्लीन किया था दोबारा भी, वो स्किप हो गया, कोई बात नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। अभी हमने जो यूएफएस है इसको हमने ग्लू रिमूव किया है, इसका भी प्रोसेस सेम है जैसा बोर्ड का है, ऐसे इसका भी। आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बस यही है इसका सीक्रेट। अगर आप जल्दबाजी करोगे या ज़बरदस्ती करोगे तो थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। तो ठीक है, ये मैंने क्लीन कर लिया। एक बार ग्लू क्लीनिंग करने के बाद में फिर हमको डिसोल्डर से भी क्लीन करना है, ताकि पुराना सोल्डर पूरा क्लियर हो जाए। और अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पॉइंट सारे ब्लैक दिख रहे हैं, सारे तो नहीं लेकिन आधे लगभग दिख रहे हैं। तो इनको अगर हम डायरेक्टली रिबॉलिंग करेंगे तो एक बार में रिबॉलिंग नहीं होगी, आधे बॉल लगेंगे आधे बॉल नहीं लगेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए मैं एक बार इसको मेटल वाले ब्रश से स्क्रैच करूँगा, और स्क्रैचिंग करने के बाद में जब ये पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद में हम रिबॉलिंग करेंगे। तो देखते हैं, उससे पहले एक बार फिर से डिसोल्डर से स्टार्ट कर दिया है, ताकि जो वाइट ग्लू जो कंपनी यूज़ करती है वो एक बार में क्लियर नहीं हो पाता, थोड़ा सा रह जाता है। तो मैंने फिर से कर लिया है, और अब इसको ब्रश वाला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और आप देख सकते हो कि मैं अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है, सारे बॉल लगभग क्लीन दिखने लग गए हैं। और ये आईसी अगर इस तरीके से क्लीनिंग कर लोगे आप, तो एक बार में कंप्लीट रिवॉल्व हो जाएगी। ये ब्रश को ज़्यादा हार्ड नहीं चलाना है, नहीं तो कट लग जाते हैं, डैमेज हो जाती है आईसी। उसके बाद में फिर शायद रिपेयर ना हो पाए, या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा स्किल की जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, यहाँ पे रिबॉलिंग करते हैं, और रिबॉलिंग एक बार में कंप्लीट हो जाए इसके लिए मैंने स्टेंसिल को क्लीन किया, क्योंकि आईसी क्लीन कर लिया है, लेकिन अगर स्टेंसिल में भी कोई डस्ट हो तो वो भी दिक्कत कर सकती है, फिर भी बॉल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बार में बनता है या नहीं बनता। और आप ये तरीके से फॉलो करोगे तो आपकी भी आईसी एक बार में ही रिवॉल्व हो जाएगी, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। क्लीनिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, बाकी एमएमसी रिवॉल्व करना तो ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ईएमएमसी बोलने का आदत हो गया है, लेकिन एक्चुअल में ये फ़ोन में यूएफएस होता है, और दोनों एक जैसे ही होते हैं, तो बार बार ईएमएमसी या यूएफएस के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बस प्रोसेस देख के खाली समझना है। तो ये आईसी मैंने लगा दिया है, और एक बार में रिकॉलिंग भी कंप्लीट हो गई है, और ये फिक्स भी हो गई है। अब आपको एक फॉल्ट और दिख रहा होगा, ये जो साइड में ग्राफिक आईसी के पास में कॉइल है वो भी टूटी हुई है। ठीक है, तो इसको भी मैं चेंज कर लूँगा, क्योंकि अगर आप फ़ोन को ऑन देखना चाहते हो तो ग्राफिक आएगा तभी कुछ बात बनेगी, तो उसके लिए ग्राफिक आईसी की रिक्वायरमेंट भी पूरी होनी चाहिए। तो उसको मैंने चार्जर में लगा के देखा, अभी तो कुछ भी नहीं आया। उसके बाद में मैंने देखा कि सारे वोल्टेज वगैरह तो स्टेबल है ही, वो तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, और ईएमएमसी लगाने के बाद में फिर से भी चेक कर लिया। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं इसको, बाद में चार्जर लगाते हैं, चार्जर लगा के देखते हैं कि शायद ऑन हो जाए। लेकिन जब किसी ने बिगाड़ के भेजा है तो इतना आसानी से तो ऑन होगा नहीं। एक तो आपको फॉल्ट दिख गया कि ग्राफिक आईसी की कॉइल भी ब्रेक है, वो डैमेज है, तो उसको भी चेंज करना ज़रूरी है। लेकिन
लेकिन उससे पहले हमको चार्जर से पता चल जाएगा फ़ोन ऑन हुआ है या नहीं हुआ है, तो कितना करंट लेता है वो मैं चेक कर रहा था यहाँ पे। तो फ़ोन ले रहा था 0.4 का करंट चार्जिंग में, और ग्राफिक में कुछ भी आने का सवाल ही नहीं है क्योंकि ग्राफिक आईसी भी नहीं है और फ़ोन ऑन भी हुआ ही नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने थोड़ी देर वेट किया कि शायद बैटरी लो है इसके लिए नहीं ले रहा है चार्जिंग। तो हमने चार्जिंग के वेट किया, थोड़ा देर चार्जिंग पे रखा, उसके बाद में बैटरी की वोल्टेज भी चेक किया, लेकिन कुछ भी नहीं आया। तो ये तो कंफर्म हो गया कि फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने मल्टीमीटर से भी चेक कर लिया, वो वीडियो मैंने पॉज कर दिया था वहाँ पे, कि ये कॉइल भी ख़राब है। ये कॉइल ख़राब है तो इसको बदलना ही पड़ेगा। तो जल्दी से इसको भी हमने चेंज कर लिया। नई कॉइल या नई कॉइल तो नहीं होती, पर स्क्रैप मदरबोर्ड होते हैं, उनके अंदर से भी हम भी निकालते हैं। आप भी स्क्रैप मदरबोर्ड में से ही कोई भी कॉइल यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने दूसरा मदरबोर्ड स्क्रैप का लिया है और उसमें से निकाल रहा हूँ कॉइल, और यहाँ पे मैंने कॉइल को फिर से फिक्स कर दिया है। और ये कॉइल ठीक से लगी है या नहीं लगी है उसको भी एक बार ठीक से कंफर्म करना ज़रूरी है, नहीं तो ग्राफिक नहीं आएगा। तो ये कॉइल मैंने लगा दिया यहाँ पे, और मुझे लगा ये ठीक से फिक्स नहीं हुई है, तो एक बार मैं कंफर्म कर रहा था ताकि एक बार में हमारा काम हो जाए कंप्लीट। तो अब आते हैं अपनी टेस्टिंग पर। क्या फिर से टेस्टिंग करने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि फ़ोन चालू नहीं हुआ है अभी भी। तो अगला काम है हमारा, इतना आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अगला काम है कि ये सीपीयू पे भी हीट लगाई हुई है, तो भले इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, लेकिन फ़ोन को ऑन करने के लिए सब कुछ ओके होना चाहिए। तो इसको सीपीयू को हम निकालेंगे पर, और ये प्रोसेस को मैंने फास्ट कर दिया है जानबूझ के, क्योंकि सब कुछ अगर नॉर्मल स्पीड में होगा तो पॉसिबल नहीं है कि आपको एक वीडियो देखने का टाइम मिले, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फास्ट कर दिया है। आपको फास्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मेरे को ज़रूरत लगेगी ये फास्ट करना है और मैं खुद से फास्ट कर दूँगा, आपको कोई तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस वीडियो देखो और मेरे एक्सप्लेनेशन को सही से समझो, तो आपको कुछ समझ में आएगा। खाली वीडियो देखने से भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो स्टेप आपको ध्यान से सुनने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल जब आप फ्री हों तभी देखें, और बिजी टाइम में आप देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा किस तरीके से हेडफोन को रिपेयर किया जाए, ये आपको समझ में नहीं आएगा। और हाँ, स्टार्टिंग में मैंने जो पीसीबी दिखा रहा था शुरू में, जब ये मदरबोर्ड दिखा रहा था, तो मैंने एक जीनर जो स्पीकर के पास में, ईयर स्पीकर के पास में था, उसको मैं तोड़ दिया था, तो उसको भी मैं लास्ट में जोड़ दूंगा। मतलब वो ट्रैक जो टूट गया था उसको मैं जोड़ दूंगा, ताकि लास्ट में सब कुछ ओके हो जाए, कस्टमर के पास कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारी कोशिश तो यही रहती है कि जो फॉल्ट दिखे हैं वो सारे क्लियर कर दें हम। फिर भी जो फॉल्ट रह जाते हैं तो बाद में पता चलेंगे, चलाने के बाद पता चलेंगे कि फॉल्ट है। तो क्योंकि फ़ोन में पासवर्ड भी लगा हुआ है, और फ़ोन कम्प्लीटली ऑन करके मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। देखते रहिए वीडियो। यहाँ पे फास्ट है तो आपको स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोसेस भी थोड़ा फास्ट में देख लोगे तो अच्छा है, क्योंकि स्किप करने से आपका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मिस हो जाएगी। क्योंकि डायरेक्टली ओनली CPU रिवॉल से भी ऑन नहीं होता है, कुछ और भी प्रॉब्लम रहती है। वो ये है, यहाँ पे ये कैपेसिटर दोनों मिक्स हो गए। ये काम तो वैसे मैंने ही किया है, तो यहाँ पे अगर मिस्टेक मानो तो मेरी मान सकते हो, लेकिन हमको जो दिखता है मिस्टेक वो हम सही कर देते हैं ड्राइंग। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, CPU निकालने में थोड़ा सा कंपोनेंट हिलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है, साइडों से और भी ग्लू कटिंग कर लिया है ताकि बाद में कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद में आपको सेटिस्फाई हो जाना है कि हाँ,
यहाँ पे जो क्लीनिंग हुई है वो कंप्लीट है, कहीं पे कोई ग्लू नहीं बचा है, कोई ब्लैक स्पॉट नहीं बचा है, और कहीं पे कोई ट्रैक टूटा हुआ भी नहीं है। अगर काम का कोई ट्रैक टूटा हुआ है तो उसको भी रिपेयर करना ज़रूरी है। वो हो सकता है, हमसे भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बस हाँ, कम्प्लीटली सही तरीके से अगर काम करोगे तो इतना डैमेज तो नहीं होगा कुछ। और आपको और अच्छे से रिपेयरिंग सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रिपेयरिंग की नई नई वीडियो लाता रहूँगा, इसमें डीपली एक्सप्लेन भी होगा, आपको फॉल्ट कैसे फाइंड आउट करने हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, वो भी पता चलेगा। और यहाँ पे आपको मेरे स्किल भी देखने को मिलेंगे कि मैं किस लेवल के काम को कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे फ़ोन हम बना सकें। कोई फ़ोन हमको भी समझ में नहीं आते हैं, और कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं कि बनाने लायक छोड़े ही नहीं जाते, मोस्टली ऐसे ही आते हैं, क्योंकि बनाने लायक ही नहीं बचते। तो जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे आता है, वो मैं सब कुछ सिखाने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ये वीडियो बहुत मेहनत करके बनाने पड़ते हैं, तो आप यूँ ही बस 1 सेकंड में स्किप करके या इग्नोर करके मत चलाए जाया करो, ये रिक्वेस्ट है मेरी। और जितने भी लॉयल हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए मैं कंटेंट बनाता रहूँगा। इन फ्यूचर भी सारे कंटेंट आते रहेंगे, तरह तरह के रिपेयरिंग के बहुत। तो यहाँ पे हम इसको रिवॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा देर लगेगी, लेकिन इसमें एक दिक्कत हो गई कि यहाँ पे एक डस्ट बार बार स्टेंसिल में आ रही है। तो उसको मैंने कई बार क्लीन करने की कोशिश किया, लेकिन ब्रश ऑलरेडी गंदा हो रहा था, तो मैंने कोई भी सीन की कटिंग नहीं किया है, क्योंकि वो फास्ट करने के बाद में एडजस्ट हो जाता है। तो फिर भी डस्ट आ रही है, क्योंकि जो ब्रश है वो ऑलरेडी गंदा हो चुका है बहुत। और जब मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि अभी कोई डस्ट नहीं है, तब मैं फाइनली इसमें रिबॉलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे पीपीडी फिल करना है, अलाइनमेंट ओके करने के बाद में, और इसको करने के बाद में आपको ग्रेजुअली हीट करना है। बहुत ज़्यादा हीट और एयर बहुत ज़्यादा नहीं रखोगे तो अच्छा रहेगा, एक बार में सीपीयू रिवॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा भी एक बार में कम्प्लीटली रिवॉल्व हो गया है। तो इस तरीके से आप करोगे तो रिवॉल्विंग कंप्लीट होगा। और यहाँ पर मैंने फ्लक्स लगा लिया थोड़ा थोड़ा, और इसके बाद में अब यहाँ पे जो सीपीयू में लगाऊंगा उसमें कोई डाउट नहीं रहे, इसलिए मैं थोड़ा सा ही बढ़ा लेता हूँ। और वो इसलिए क्योंकि हम सारी पेस्टेड आईसी का काम कर चुके हैं। जो 2 आईसी होती हैं जो कि पेस्टेड हैं, एक तो यूएफएस और एक सीपीयू। यूएफएस का काम हम पहले कर चुके हैं, तो अभी इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हीट अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, दूसरा आईसी मेल्ट हो जाएगा, वो सब दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सीपीयू एक बार में कंप्लीट लग जाए, इसके लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, और इस कंडीशन में आप भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे सीपीयू मुझे लगता है कि ये कंप्लीट लग गया है, तो उसके बाद में बोर्ड को कूल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम हीट पे लगा देंगे तो इसकी जो यूएफएस है उसको कुछ भी बैड सिग्नल हो जाएगा, तो हो सकता है लोगों पे अटक जाए, या फिर फोन ऑन ना हो, या फिर कुछ ख़राब हो जाए, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो देखिए, अब तक जितनी भी शॉर्टिंग हमको मिली, जितने भी कॉइल ओपन मिली, वो सारे हमने सही कर दिए हैं। और अब आशा है कि ये फ़ोन ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पे बोर्ड को कूल भी कर लिया है, आप कंडीशन देख सकते हो। इतना काम करने के बाद में मेरे से कुछ भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि काम में कुछ गड़बड़ किया है, कहीं पे कोई तोड़ फोड़ कर दिया हो, कोई कंपोनेंट फेंक दिया हो निकाल के, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने बैटरी, चार्जर, सारा फ्रेम सब कुछ लगा लिया है, और यहाँ पे हम वेट करते हैं। तुरंत तो कुछ भी नहीं आएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको चार्जिंग का सिंबल दिख गया होगा, और ये चार्जिंग का सिंबल जब
एक ऐसे फ़ोन में आता है जिसमें हमने बहुत सारी मेहनत कर लिया है ऑलरेडी, तो फिर एक सेटिस्फेक्शन आता है बहुत, वो अलग लेवल का होता है। जो लोग दिल से मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं उनको ये चीज़ पता चलेगी, वो लोग मेरी बात से कनेक्ट कर पाएंगे शायद। भले फ़ोन पूरा ऑन नहीं हुआ हो, लेकिन जब एक बार सिंबल कुछ भी दिख जाता है, स्क्रीन पे कुछ भी दिख जाता है, तो हमको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो एक बार कमेंट करो। तो हमने फ़ोन को यहाँ पे कर लिया है ऑन, और फ़ोन को ऑन करने के बाद में आप देखेंगे कि ये फ़ोन बहुत देर तक वेटिंग करवा रहा है, बहुत देर तक ये फ़ोन आगे ही नहीं बढ़ा। यहाँ पे ये वीडियो का सेक्शन फास्ट है, लेकिन उसके बाद में भी लगभग इसको 15 मिनट लगे, तो मैं यहाँ पे इसको फास्ट फॉरवर्ड में लगा रहा हूँ। तो ठीक है, हमने इसको फास्ट फॉरवर्ड में रख दिया है ताकि ज़्यादा टाइम ना जाए। और इतना देर फास्ट करने के बाद में भी ये लगभग 15 मिनट के बाद में ब्राइटनेस कम हुआ, वहाँ से मैंने स्लो कर दिया है। यानी कि जो स्टार्टिंग में हाई ब्राइटनेस आता है, उसके बाद में सेकंड लोगो पे जाता है, उसके बाद में ब्राइटनेस लो होता है, उसके बाद में फ़ोन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट लोगो और सेकंड लोगो तो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि जो सेकंड लोगो और फर्स्ट लोगो में फ़र्क होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो ठीक है, फ़ोन कंप्लीट ऑन तो हो गया है ये, और ये वही फ़ोन है, आप देख सकते हो, इस पर हमने इतना सारा काम किया है। तो अब ये ऑन तो हो गया है, लेकिन इसके अंदर कुछ काम बाकी है। तो ये है कि जो जो कैपेसिटर इसमें नहीं लगे हुए हैं, या जो ख़राब चीज़ें हैं, वो जहाँ तक हम हो सकेगा वहाँ पर सही करेंगे। सबसे पहले ये वाला कैपेसिटर यहाँ पर लगाया VPH की लाइन पे, चार्जिंग IC के पास में, और एक कैपेसिटर हमने जो निकाला था वो कहीं मिस हो गया, वो भी दूसरा लगा दिया। और इसके बाद में एक कैपेसिटर जो ख़राब निकला, उसको हमने इंटेंशनली रिमूव किया था, वो रिमूव करने के बाद में हमने अभी लगाया नहीं है, तो उसको भी लगा देंगे एक बार। और यहाँ पे ये स्क्रीन पे आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये कम्प्लीटली लग गया है। और तीसरा ये वाला कैपेसिटर है, ये भी हम लगा देंगे यहाँ पे। हमने सारे कैपेसिटर लगा दिए, फ़ोन ऑन हो चुका है। और इसके बाद में हम फिर से एक बार चेक कर लेंगे, और वो जो लाइन जो ब्रेक हो गई थी ईयर स्पीकर की, उसको भी जोड़ देंगे। और पूरा क्लीनिंग करने के बाद में फाइनली इसको हम फिर से चेक करेंगे कि फिर से कहीं इतना ज़्यादा टाइम लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। तो देखो, नॉर्मल से तो ज़्यादा टाइम लगा रहा है ऐसा मुझे लगा, फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो रहा है। तो हो सकता है अभी इतना सारा काम किया है, फ़ोन हीट भी होगा थोड़ा, इसके लिए इतना देर लगा रहा है। अगर फ़ोन कूल हो रहा है, जब फ़ोन नॉर्मल टेम्परेचर पर रहता है तो उसका जो प्रोसेसर है वो फास्ट काम करता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से वो प्रोसेस को स्लो कर लेता है ताकि हीट को मेंटेन कर सके। ये सब सेंसर, ये सब सिस्टम ऑलरेडी ऑप्टिमाइज किए हुए होते हैं कंपनी से, तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हमको बस ऑन करके फाइनली चेक करना है कि ये अभी कम्प्लीटली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये ऑन हो गया है, और इसके बाद में हमको जो ईयर स्पीकर वाली लाइन है वहाँ पे भी जंपर करना है, लेकिन उससे पहले हम कम्प्लीटली ऑन करके एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि ये ज़्यादा टाइम लगा रहा है या नॉर्मल हो रहा है। तो देखो, यहाँ पे ऑन किया है, थोड़ा सा देर ज़्यादा लग रही है क्योंकि फ़ोन हीट है अभी, लेकिन फिर भी पहले से थोड़ा कम हुआ क्योंकि अभी उतना हीट नहीं है जितना पहले था। और शायद फर्स्ट टाइम जब काम करने के बाद में ऑन होते हैं तो उसको भी शॉक लगा होगा, ये कैसे चालू हो गया, कहाँ आ गया, देर लगाता है थोड़ा। लेकिन सेकंड टाइम में उतना देर नहीं लगाया, और फ़ोन कम्प्लीटली ऑन होने के बाद में हमने बाकी चीज़ें भी चेक किया है। उसका पूरा वीडियो इसीलिए डाला है ताकि आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके, फाइनल टेस्टिंग भी आपको देखने को मिले। और यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखा है तो आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, इम्पोर्टेंट नॉलेज मिली होगी।
मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हो या फिर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है और जितना ज़्यादा हो सके उतना एंगेजमेंट देना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ये सब करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जो भी आप कर सकते हो, जितना सपोर्ट कर सकते हो उतना कर दीजिए। ठीक है, यहीं तक था वीडियो तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। मुझे लगता है कि फ़ोन ऑन होने के बाद में स्क्रीन देखने के बाद में फिर सब लोग स्किप करना चालू कर देते हैं वीडियो को, लेकिन मैंने फिर भी डाला है आगे का।